Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer, and in today's lecture we are going to talk about the next tense, and that is past indefinite, or you can call it simple past. आज जो टॉपिक होने वाला है वो है past indefinite tense और simple past tense, and in this tense we will learn कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे इसके यूज होते हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टेंस. फ्रेंड्स, जहाँ तक इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान क्या है, तो पहचान के लिए अगर हिंदी में आपको किसी भी सेंटेंस या किसी वर्ब के अंत में आ, ई और ए अगर ये साउंड मिलती है, वर्ड नहीं, लेटर नहीं, बल्कि जिसके अंत में साउंड मिलती है आ, ई और ए, तो उस टेंस को समझा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. या फिर इंग्लिश की बात करें तो उसके अंदर आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो डिड, और जो मेन वर्ब है वो मिलेगी आपको वी फर्स्ट और वी सेकंड. ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है. डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव को छोड़कर जितने भी पार्ट बनेंगे इसके, उन सभी में यूज होगी, यानी अफर्मेटिव में यूज नहीं होगी. तो इसका मतलब नेगेटिव में यूज होगी, इंटेरोगेटिव में यूज होगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. अगर ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर डिड यूज होगा, और जहाँ पे भी डिड यूज होगा वहीं पर हमें डिड के साथ वी फर्स्ट यूज करनी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हम करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अफर्मेटिव पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव पार्ट, अफर्मेटिव पार्ट, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमें यूज करनी है वी सेकंड, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी इसकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी टेंसेस से. यानी हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, वो यूज होगी डिड, मेन वर्ब है वो दोनों यूज होंगी, वी फर्स्ट भी यूज होगी और वी सेकंड भी यूज होगी. तो इसके स्ट्रक्चर में टर्न बाय टर्न हम पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव पार्ट है उसके अंदर क्या यूज होगा, नेगेटिव है उसमें क्या यूज होगा. और जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले अफर्मेटिव पार्ट की. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे राम घर गया, राम घर गया, राम वेंट होम, राम वेंट होम. ये स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट हो गया राम, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया होम. तो ये स्ट्रक्चर होगी. अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे डिड का, और यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. यानी इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस डिड यूज हो जाएगी, प्लस नॉट यूज हो जाएगा, प्लस वी फर्स्ट. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में आपको डिड मिलता है वहाँ पे वी फर्स्ट ही यूज करनी है, ना कि वी सेकंड. डू, डज, डिड, ये जो
हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी मिलती हैं आपको वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वर्ब की फॉर्म यूज करनी है और वो है वी फर्स्ट। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बना देते हैं तो राम डिड नॉट गो होम, या फिर इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो राम डिडंट गो होम। ये था इसका नेगेटिव पार्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द पार्ट। उसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो डिड राम गो होम, क्या राम घर गया, डिड राम गो होम। तो यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आ गए, मेन वर्ब पीछे चले गई, इट इज सब्जेक्ट। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का ध्यान रखना है, डिड राम गो होम। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों के दोनों हो सेंटेंसेस, तो इसमें क्या यूज करना है, आपको डिडंट आगे लेके आना है। डिडंट फिर सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे डिडंट राम गो होम, that is the structure of interrogative negative sentences। नेगेटिव भी हो सेंटेंस और प्लस में इंटेरोगेटिव भी हो तो उसकी स्ट्रक्चर होगी डिडंट प्लस सब्जेक्ट। हम अगर चाहें तो इस नोट को अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उस सेंस में हमें क्या यूज करना होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका बन जाएगा डिड राम नॉट गो होम। लेकिन जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ओड लगता है और जो फ्लो रहती है स्पीकिंग इंग्लिश की वो भी क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, रुक जाती है, यानी कंटिन्यूसली हम बोल नहीं पाते, एक स्ट्रक्चर अजीब सी तरह की बन जाती है, डिड राम नॉट गो होम, और इसमें सीधा सा फ्लो बनते हैं डिडंट राम गो होम। आसान भी है और फ्लो भी बनता है और शॉर्ट फॉर्म भी हो जाती है, यानी कम वर्ड में ज़्यादा बात कहना और जल्दी स्पीडली कहना, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये तो थी स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर। और इन सब के बाद में अब यूज होता है कि भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ हम यूज करें, यानी अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सबसे पहला यूज है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो पास्ट एक्शन है किसी निश्चित समय में पूरा हुआ हो तो उसको दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। टू शो सच एक्शन, टू शो सच एक्शंस which were completed
इन अ सर्टेन पास्ट, सर्टेन पास्ट, टू शो सच एक्शंस विच वर कंप्लीटेड इन ए सर्टेन पास्ट, जो एक निश्चित पास्ट के अंदर, निश्चित पास्ट में या निश्चित सर्टेन टाइम में कह सकते हो, पास्ट में जो हुआ हो उसके लिए। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कल दिल्ली गया, कल दिल्ली गया, आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। यहाँ पे जो वर्ड है वेंट और वर्ड है यस्टरडे, ये क्या है, सर्टेन पास्ट है, निश्चित पास्ट है, यानी कल गया। अगर इसी टाइप के कोई वर्ड मिलता है आपको जो सर्टेन पास्ट को दिखाता है, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट डे, तो उन सब को दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, वी सेकेंड, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वी सेकेंड होगा। अगर इसी कोई नेगेटिव बना देते हैं, जैसे डिडंट आई गो दिल्ली यस्टरडे, तो ये क्या हो जाएगा, डिडंट, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की है, तो इसमें डिडंट और वी फर्स्ट आ जाएगी। ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो इसमें वी सेकंड आ जाएगी। तो ये था ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो एक सर्टेन पास्ट में हुए हो, और जो सर्टेन पास्ट को दिखाने वाले कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग कह सकते हो आप, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं ये, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे ये। अगर ये आते हैं और जो पास्ट के हैं तो उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होगा। दूसरा है इसका यूज जो पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस हैं, टू शो हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का आई वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, यानी ये पास्ट एक्शन दिखा रहा है कि मैं संडे को क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, संडे को पास्ट क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। तो ये जो पास्ट की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, उनको दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं और साथ में वुड का भी प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग भी करते हैं और वुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। इसी की जगह अगर मैं वुड यूज कर देता हूँ, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या हम उस अच्छा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि गांधी जी वुड स्पिन इन, या सिंपल सा यही हो जाएगा, गांधी जी वुड स्पिन, गांधी जी क्या करते थे, चरखा काटते थे। यानी ये किसके लिए यूज हो रही हैं, ये पास्ट की हैबिट के लिए यूज हो रही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू भी प्रयोग करते हैं, वुड भी प्रयोग करते हैं, और रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट के अंदर, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। थर्ड है
इफ क्लोज, इफ क्लोज में जो फुलफिल कंडीशन होती है, इफ क्लोज के अंदर जो फुलफिल कंडीशन होती है, फुलफिल कंडीशन का पास्ट, फुलफिल कंडीशन में भी पास्ट, फुलफिल कंडीशन का पास्ट हो, यानी फुलफिल कंडीशन को जो पास्ट में कर दे। फुलफिल कंडीशन में क्या होते हैं जनरली, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यहाँ पे वी फर्स्ट, और ये कह सकते हैं ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर इसको पास्ट में यूज़ कर दिया जाए, यानी पास्ट में यूज होगा, तो ये हो जाएगा इफ़ यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड। ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में तब्दील हो गई, तो ये विल है, ये भी पास्ट में यूज हो जाएगा, यू वुड सक्सीड। तो इस पार्ट में अगर ये पोर्शन मिलता है तो आपको इसमें वी सेकंड ही फिलअप करनी होगी, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। एक रूल है ये। इफ क्लोज के बाद में बात आती है नरेशन की। नरेशन में भी क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाता है, इंडेफिनिट में तब्दील हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जैसे राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू प्ले क्रिकेट। चेंज हो जाएगा तो राम सेड दैट, यू है यहाँ पे है नहीं, तो इसके हिसाब से या तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। दैट या तो दे लिख दो या फिर ही, दे प्लेड क्रिकेट। ये यहाँ पे पास्ट आ गए। यानी जब नरेशन को चेंज करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उसको चेंज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट में वो तब्दील हो जाता है। तो जो फिलअप करने की बारी आती है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो। एक यूज होता है ये पास्ट के एक्शंस के लिए। पास्ट में हम सपोज करते हैं कि दो एक्शन है, एक एक्शन कंटिन्यू रहता है और दूसरा होता है। जो सेकंड कंटिन्यू रहता है फर्स्ट एक्शन तो, और सेकंड हैपन। तो जो हैपन होता है सेकंड, उसके लिए हमें वी सेकंड या फिर आप ये कहें कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होगा। कैसे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होगा, जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग, ये तो था कंटिन्यू एक्शन। व्हेन आई वाज टीचिंग in the class, when I was teaching in the class, suddenly Ram came,
राम केम। व्हेन आई वाज टीचिंग इन द क्लास, यानी एक एक्शन है जो कंटिन्यू चल रहा है, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और जो सेकंड एक्शन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। दो एक्शन हो रहे हैं, एक जो कंटिन्यू था उसको दिखाने के लिए, पास्ट के एक्शन है ये दोनों, पास्ट के एक्शन, पास्ट के दो एक्शन, जो एक कंटिन्यू था उसको दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, और जो दूसरा घटित होता है, हैपन होता है, उसके लिए हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। अब लास्ट बारी आती है, एक रूल और बचा है इसका, पास्ट इंडेफिनिट का, कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज हम कर सकते हैं। पास्ट में ही दो एक्शन होते हैं, नंबर डाल लेना, ये 5 या 6 है। पास्ट एक्शंस, ये दोनों की दोनों कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, उसमें एक कंटिन्यू था, इसमें कंप्लीटेड रहते हैं। और इन एक्शंस को हम ये कह सकते हैं, एक को तो बोलते हैं प्रीवियस एक्शन, प्रीवियस एक्शन, और जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बेस पे बताता हूँ। The patient died after the doctor had reached. After the doctor had reached. The patient died after the doctor had reached. इसके अंदर दो एक्शन है, एक प्रीवियस एक्शन है और एक सब्सिक्वेंट एक्शन है। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। इसमें जो प्रीवियस एक्शन है, यानी पहले एक्शन जो होता है वो था ट्रेन के जाने का। इसमें द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड, यानी डॉक्टर पहुंच चुका था, हैड रीच्ड, यानी ये था प्रीवियस एक्शन। और उसके बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ, यानी वो उसकी डेथ हो गई, ये है सब्सिक्वेंट एक्शन। तो जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये बाद में होता है एक्शन, यानी जो एक्शन बाद में होता है उसके वो हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन, और जो पहले होता है उसको कहते हैं प्रीवियस एक्शन। जो प्रीवियस एक्शन होता है उसके लिए यूज करते हैं हम हैड, और थर्ड फॉर्म का ये कहें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है यानी उसके ठीक बाद जो एक्शन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वी सेकेंड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दैट्स ऑल इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।